नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं कुंवर नारायण की कविता का अगला भाग, जिसमें हम ले रहे हैं भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और साथ में प्रश्नोत्तर। पिछले वीडियो में हमने कवि का परिचय पढ़ा, कविता का वाचन किया और साथ ही साथ हमने अर्थ समझा इस कविता का कि कवि क्या कहना चाहता है इस कविता के अंतर्गत। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और साथ में करेंगे प्रश्नोत्तर। ये हम पढ़ें उससे पहले हम थोड़ी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कविता में हमने क्या पढ़ा था? कविता के अंतर्गत हमने पढ़ा कि कविता के वजूद को कवि ने चिड़िया, फूल और बच्चे के माध्यम से स्पष्ट किया है। यानी चिड़िया, फूल और बच्चे को माध्यम बना करके इस कविता को समझाया गया। जिस तरह चिड़िया अपने पंखों के सारे उड़ान भरती है, उसी तरह कविता भी कवि के हृदय में उत्पन्न होने वाले विचारों की ऐसी उड़ान है जो अनंत तक पहुंचना चाहती है। कविता में व्याप्त कल्पनाओं की उड़ान चिड़िया की उड़ान से थोड़ी अलग बताई गई है या भिन्न बताई गई है। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है। ये मुख्य बात आती है यहाँ पर कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, पर कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। ये मुख्य बात हमें यहाँ देखने को मिली है इस कविता के अंतर्गत। और हमें क्या यहाँ पर मुख्य बातें देखने को मिली है? जिस तरह एक फूल खिलता है, यानी चिड़िया को माध्यम बनाया, फिर फूल को माध्यम बनाया, ये हमने कविता में पढ़ा था। तो जिस तरह एक फूल खिलता है, उसी तरह एक कविता भी खिलती है। जिस तरह फूल सुगंध बिखेरता है, वैसे कविता भी सुगंध बिखेरती है। सुगंध बिखेरने का मतलब आनंद देना है। कविता सात्विकता का, सकारात्मकता का, उस सृजनात्मकता का संदेश फैलाती है। जैसे फूल सुगंध फैलाता है, वैसे ये संदेश फैलाती है कि सात्विकता का, सकारात्मकता का और सृजनात्मकता का ये अच्छी रचना हुई है और सकारात्मक विचारों की को रखा गया है। साथ में एक सात्विकता, शुद्धता को फैलाने का प्रयास कविता करती है। फूल एक अवधि के बाद मुरझा जाता है, उसका खिलना क्षणभंगुर है, सीमित है, इसलिए फूल कविता से पीछे रह जाता है। यानी फूल को गौण बता दिया गया, कविता उससे कहीं आगे निकल जाती है। इसके बाद तीसरे बंद में हमने पढ़ा था कि बच्चे से इसको समानता बताई गई है। बच्चा जैसे खेलता है, कविता वैसे भी शब्दों से खेलती है। मेरा घर, तेरा घर, इसका घर, उसका घर, ऐसे भेद बच्चा कभी नहीं करता। ये ध्यान देंगे, ये बच्चा, कोई भी बच्चा होता है, वो इस तरह के कोई भी भेद नहीं करता है कि ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये उसका घर है। कविता भी भेद नहीं करती है, इसलिए दोनों को हम क्या मानेंगे? दोनों को हम समान मानेंगे। अब हम बात करते हैं, जो मुख्य बिंदु है हमारा आज का इस वीडियो का, वो है भाव और शिल्प सौंदर्य, जिसको मिलाकर काव्य सौंदर्य कहा जाता है। काव्य सौंदर्य में दो बिंदु आते हैं, एक भाव सौंदर्य और एक शिल्प सौंदर्य। यानी किस प्रकार कविता के भाव में सुंदरता है और किस प्रकार कविता के शिल्प के अंदर सुंदरता है। शिल्प का मतलब बनावट है, ठीक है। भाव कविता के अंतर्गत जो निहित बातें हैं कि कवि क्या कहना चाहता है, कवि किस बात को लेकर ये कविता लिख रहा है, वो भाव है। यहाँ पर पहला बंद ले रहे हैं। पहले बंद का भाव और शिल्प सौंदर्य हम करेंगे। सबसे पहले, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इतने बंद का हम सबसे पहले भाव सौंदर्य लिखेंगे, यानी भावों में कितनी सुंदरता है। ये जो भाव, इस कविता का भाव है वो कितना अच्छा है, वो बताएंगे हम। कवि ने कविता की उड़ान को कवि की कल्पना की उड़ान कहा है। इसे सिद्ध करने के लिए चिड़िया का उदाहरण दिया है। कवि ने चिड़िया की उड़ान को सीमित बताया है तथा कविता की उड़ान को असीमित कहा है। ये भाव है, यानी यहाँ पर चिड़िया की उड़ान को सीमित बताया है और कविता की उड़ान को असीमित बताया है। ये भाव है इस कविता का, इस पद का, इतने का। और इस पद का शिल्प क्या है, यानी बनावट की क्या विशेषता है, जिसको यहाँ हम रख रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले है सरल और सहज खड़ी बोली में इसकी सशक्त अभिव्यक्ति यहाँ पर कवि ने की है। यानी एक सामान्य बोलचाल की भाषा, जिसको खड़ी बोली यानी अखबारी भाषा के अंदर एक सामान्य भाषा में लिखा गया है। कोई कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है, कोई तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं है।
इसलिए इसको हम कह सकते हैं एक सहज खड़ी बोली में एक सशक्त अभिव्यक्ति कवि ने दी है। दूसरी विशेषता शिल्प की है कि चिड़िया क्या जाने। यहाँ प्रश्न अलंकार हैं, चिड़िया क्या जाने, अर्थात यहाँ पर एक तरह से प्रश्न उठता है मन के अंदर, तो ये प्रश्न अलंकार है। प्रश्न शैली भी हम कह सकते हैं इसको कि प्रश्न शैली में लिखी गई ये इतना पद है। इसके अलावा कविता का मानवीकरण किया गया है। आपने देखा होगा कविता का उड़ना बताया गया है, ठीक है, और इस घर उस घर जाना भी बताया गया है उसका। तो जिस तरह से मनुष्य व्यवहार करता है वैसा अगर दिखाया जाए तो वह मानवीकरण है। तो यहाँ पर कविता का मानवीकरण भी हुआ है। अब अगली बात है कि लाक्षणिकता प्रकट हुई है यहाँ पर। लाक्षणिकता कैसे, यानी लक्षण है यहाँ पर। किसके लक्षण हैं? कविता के अंदर चिड़िया के लक्षण भी बताए गए हैं, इसलिए इसको हम लाक्षणिकता भी कह सकते हैं। यानी दोनों के आपस में एक दूसरे के लक्षण है, तो ये लाक्षणिकता है। अगला भाग देखते हैं हम। अगला जो बंद है इस कविता का, उसके भाव और सिर्फ सौंदर्य की चर्चा करते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। इसके भाव सौंदर्य को जानेंगे, यानी क्या भाव है कवि के। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि कविता प्रकृति से प्रेरणा लेती है, यानी कविता को प्रकृति से प्रेरणा लेता हुआ बताया गया है और इसके आधार पर रचना की जाती है। फूल कविता के खिलने को नहीं जानते, सीमित समय के लिए जीवित रहते हैं, कविताओं की महक सदा रहती है। यानी इसका भाव यही है कि फूलों को यहाँ पर गौण बताया गया है और कविता को समृद्ध बताया गया है, और कविता जो है वो अनंत समय तक महकती है, आनंद देती है, खुशियाँ देती है, ये बताने का प्रयास कवि ने किया है। ये भाव है। शिल्प की बात करते हैं हम, तो शिल्प के अंतर्गत साहित्यिक खड़ी बोली है। हिंदी की साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और खड़ी बोली के बारे में अभी पहले मैंने बताया कि एक सामान्य जो अखबारी भाषा है उसको खड़ी बोली का माना गया है हिंदी की। दूसरा है कविता का मुरझाए बिना मुरझाए महकने, ठीक है, यह शब्द है मुरझाए महकने। देखिएगा, मुरझाए महकने, मैं की पुनरावृत्ति हो रही है, मैं बार बार आ रहा है। मुरझाए में भी शुरुआत में मैं और महकने भी मैं है, तो यहाँ पुनरावृत्ति जहाँ होती है वहाँ अनुप्रास होता है, तो मुरझाए महकने में अनुप्रास है। फूल क्या जाने, ये आखिरी पंक्ति में आया फूल क्या जाने यहाँ पर, तो आखिरी पंक्ति जो फूल क्या जाने आया तो यहाँ प्रश्न अलंकार आ गया, ठीक है, प्रश्न पूछा गया एक तरह से, तो ये प्रश्न अलंकार है, प्रश्न शैली भी है और मानवीकरण तो है ही है कि उसको कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना बताया गया है, तो यह मानवीकरण हो गया। यहाँ पर उसको मनुष्य की तरह दिखाया गया, खिलते हुए दिखाया है, वह खिलती है, प्रसन्न होती है। पूरी कविता में लाक्षणिकता है, ठीक है, यानी लक्षण आया है, फूल का सा लक्षण दिखाया गया है इसके अंदर, इसलिए लाक्षणिकता है। और मुक्त छंद होते हुए भी लक्ष्य लय है इसके अंदर और मिश्रित शब्दावली है। छंद मुक्त रचना है, छंद का सहारा नहीं लिया है कवि ने, मुक्त छंद में लिखी है। और मिश्रित शब्दावली का मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ शब्द इन्होंने जो लिए हैं वो हिंदी भाषा के जो शब्द हैं उसके अंदर तत्सम और कुछ तद्भव शब्दों को या कुछ देशज शब्दों का प्रयोग भी यहाँ करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अगले बंद के अंदर भाव और सिर्फ सौंदर्य की बात करें हम, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। इसमें कवि के भाव क्या है इस बंद के अंदर? कवि कहना चाहते हैं कि जो कविता है वो शब्दों की क्रीड़ा है। कवि ने कविता को शब्दों का खेल कहा है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं, वे खेलने के समय अपने पराये का भेद नहीं करते हैं। इस तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक और बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। बच्चों की तरह बेपरवाह हुआ है, कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। यानी कवि ने यहाँ पर कविता को एक तरह से बंधन रहित कहा है और साथ ही कविता को शब्दों का खेल कहा है और बच्चे के समान बचाया है। जिस प्रकार बच्चा एक घर से दूसरे घर या इधर से उधर स्वच्छंदता से विचरण करता है, उसी प्रकार कविता भी स्वच्छंद विचरण करती है। शिल्प की बात करें तो सहज सरल साधारण खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद है,
यानी छंद का बंधन नहीं रखा है कवि ने, और बच्चों के बहाने में अनुप्रास है, यानी बै की आवृत्ति हो रही है। आप देखेंगे अनुप्रास है कि बच्चा ही जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, ये जो है यहाँ पर बै की आवृत्ति हो रही है, बच्चों में बै है, बहाने में भी बै है, तो बै की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हो गया। और लाक्षणिकता तो है ही, क्योंकि बच्चे के लक्षण और कविता के लक्षणों में यहाँ समानता है, इसलिए दोनों के लक्षण आए हैं, तो इसलिए लाक्षणिकता का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। ये तो तीनों बंदों का हमने काव्य सौंदर्य किया, समझा, जाना। अब हम बात करते हैं प्रश्नों पर। इसके जो प्रश्न बनते हैं, मुख्य प्रश्न जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, उसके उत्तर भी समझेंगे, जानेंगे। पहला प्रश्न बनता है इसका, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। सब घर एक कर देने के माने कवि ने क्या बताए हैं? अर्थात कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है सीमा का बंधन। भी सब घर एक कर देने का मतलब है भेदभाव नहीं रहना, सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चे के खेल में किसी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता है, उसी प्रकार कविता में स्थान की कोई सीमा नहीं है। शब्दों का खेल है कविता। कवि बच्चों की तरह पूरे समाज को एक मानता है, वह अपने पराये का कोई भेद नहीं करता। ये सब भूल करके वो कविता की रचना करता है। कविता समाज को बांधती है और एक करती है। अर्थात सब घर एक कर देने का माने यही है कि सीमाओं के बंधन समाप्त हो जाना, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहना, समय का बंधन नहीं होना। शब्दों का खेल है, वो पूरे समाज को एक मानता है और अपने पराये का भेद भूल करके कविता की रचना की जाती है, इसलिए सब घर एक कर देना है। एक और प्रश्न बनता है अगला, उड़ने और खिलना। कविता के लिए ये शब्द क्यों आए हैं? उड़ना और खिलना कविता से क्या संबंध? देखिए, उड़ना चिड़िया के लिए तो ठीक है, वो उड़ती है। खिलना फूल के लिए ठीक है, वो खिलता है। लेकिन कविता के लिए क्यों आए हैं ये शब्द? तो इसका उत्तर यही होगा कि कविता के लिए उड़ना शब्द क्यों आया है? कल्पना के लिए, ठीक है ना। जिस तरह से चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ती है। ये काल की सीमा तक को लांघ जाती है, यानी कई कालों तक कविताएं चलती है, पढ़ी सुनी लिखी बोली जाती है, समझी जाती है। इस तरह कविता फूल की तरह। और दूसरा खिलना, उड़ना तो हो गया, अब खिलना क्या है? जिस तरह फूल की तरह कविता विकसित होती है, ये बताया गया। फूल अपनी सुंदरता में गंध से समाज को प्रसन्न करता है, लोगों को प्रसन्न करता है। उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर के तरह तरह के रंग दिखाती है तथा उसकी खुशबू सनातन है, वह हर युग में मानव को आनंद देती है। यानी जिस प्रकार फूल खुशबू फैलाता है, आनंद देता है लोगों को, उसी प्रकार कविता भी लोगों को आनंदित करती है, हर युग तक मनुष्य को आनंद प्रदान करती है, उसका मनोरंजन करती है, इसलिए उसको कहा गया है कि वह खिलती है। एक और प्रश्न बनता है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? कविता और बच्चे को, दोनों को समानांतर क्यों रखा है? कि दोनों के अंदर कोई समानता होगी, दोनों के अंदर एक जैसापन है। कवि ने बच्चे को कविता के समानांतर इसलिए रखा है क्योंकि बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है, कविता में भी रचनात्मक ऊर्जा है। उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, कविता की भी कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। बच्चों के सपने असीम होते हैं, इसी तरह कविता भी असीम होती है, कविता में कल्पनाएं असीम होती है। जिस प्रकार बच्चे का क्षेत्र विस्तृत होता है और कल्पना शक्ति भी अद्भुत होती है, उसी प्रकार कविता की कल्पना शक्ति भी अद्भुत होती है और उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है। एक और प्रश्न बनता है कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या है? कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकना, यानी कविता कभी मुरझाती नहीं है और हमेशा महकती है। जैसे फूल मुरझा जाता है और महकना बंद कर देता है, लेकिन कविता के माने में बिना मुरझाए महकना क्या है? यानी कविता हमेशा, इसको कहा है, कालजयी होती है, लंबे समय तक जिंदा रहती है, कई कालों तक जिंदा रहती है, हमेशा जिंदा रहती है। उसका मूल्य शाश्वत होता है, जबकि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाता है। कवि का मानना है कविता कभी मुरझाती नहीं है, अमर होती है कविता और युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। अपनी जीवंतता की वजह से
इसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं और आगे से आगे चलते रहते हैं, इसलिए कवि ने इसको बिना मुरझाए महकना कहा है कविता को। एक और अतिरिक्त प्रश्न बनता है हमारे पाठ्यपुस्तक के अलावा, जो प्रश्न बन रहा है उसको यहाँ पर देखेंगे हम। इस प्रश्न को भी आप लोग करेंगे। एक प्रश्न है, कविता के बहाने जो कविता है उसका प्रतिपाद्य क्या है, यानी मूल भाव क्या है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये किसी तरीके से प्रश्न आ सकता है कि उसका केंद्रीय भाव क्या है, प्रतिपाद्य क्या है, मूल भाव क्या है कविता का, या कवि क्या कहना चाहता है, या कवि ने इस कविता के अंदर क्या कहा है। तो इसको हम जानेंगे। इसमें लिखा है कि कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कविता को एक यात्रा का है, चिड़िया फूल और बच्चे के माध्यम से होती हुई, इसको समझाने का, इसको ये माध्यम बनाए, इनको माध्यम बनाकर समझाने का प्रयास है। एक और प्रकृति है जिसमें चिड़िया भी है और फूल भी है, और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति है, यानी चिड़िया एक सीमा तक उड़ सकती है, फूल की परिणति है, यानी परिणति का मतलब है समाप्त होगा, वो खिलने के साथ समाप्त होना है उसने, जैसे खिलेगा उसके बाद यानी इसी समय पर समाप्त हो जाए। लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बच्चे के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का एक खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, सब कुछ, भविष्य, सभी उपकरण मात्र बने हुए हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ पर सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे। बच्चा भी रचना करता है, नया सोचता है, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता है, इसलिए सीमाओं के बंधन नहीं रखता, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। कविता भी रचना करती है, नया बनाती है, कुछ नया बनता है, इसलिए उसके लिए भी समय और अन्य बंधन टूट जाते हैं। तो ये प्रश्न था आपका प्रतिपाद्य का। इसको भी आपने ध्यान से समझा है, और पूरे पाठ को आपने ध्यान से समझा है, प्रश्नों को, भावार्थ को, और इसके शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य को लो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।